आज का अपना जो टॉपिक है ये है चेस्टर बर्नार्ड। हम यूनिट 7 में लोक प्रशासन के सिद्धांत और संगठन के सिद्धांत में 6 थिंकर्स को पहले देख चुके हैं और अब ये 7वें थिंकर हैं चेस्टर बर्नार्ड। तो चेस्टर बर्नार्ड वाले टॉपिक में हम जो सब हेडिंग्स लेने वाले हैं, सबसे पहले हम हेडिंग लेंगे प्रस्तावना। उसके बाद हम देखेंगे इन्होंने संगठन को एक सहकारी व्यवस्था किस प्रकार से बताया है, कोऑपरेटिव सिस्टम कैसे बताया। उसके बाद अथॉरिटी के बारे में बर्नार्ड क्या बोलते हैं और बर्नार्ड के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ जोन ऑफ इनडिफरेंस का क्या मतलब है, उदासीनता का क्षेत्र, इसका क्या मतलब है। फिर चेस्टर बर्नार्ड सेटिस्फैक्शन, कंट्रीब्यूशन, इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बोलते हैं और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस के बारे में क्या बोलते हैं, इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए चेस्टर बर्नार्ड जी हैं ये, और चेस्टर बर्नार्ड का आप यहाँ पे टाइम पीरियड देखें 1886 से 1961। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से, प्रस्तावना से। तो सबसे पहली बात कि बर्नार्ड को व्यवहारवाद का एक औपचारिक प्रारंभकर्ता माना जाता है। जो क्लासिकल थिंकर्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया, और उसके बाद वाले जो थिंकर्स थे उन्होंने इसको ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पहलू थे उसका व्यवहारिक अध्ययन किया। तो उस अध्ययन में इनको एक औपचारिक प्रारंभकर्ता माना जाता है, यानी कि फॉर्मली ये हैं जो कि व्यवहारवाद को शुरुआत कर रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा इनकी पर्सनालिटी को देख लेते हैं, इनका जो बायोग्राफी है शॉर्ट वो देख लेते हैं। तो ये बहुत संघर्ष के बाद बहुत आगे तक जाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। 23 साल की उम्र थी जब ये कंपनी में एक क्लर्क के रूप में भर्ती हुए, और उसके बाद इन्होंने लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाया, लगातार अपनी लगन से, मेहनत से 41 वर्ष की आयु होते होते जिस कंपनी में क्लर्क के रूप में भर्ती हुए थे उसी कंपनी के अध्यक्ष बन जाते हैं। इसके बाद 21 वर्षों तक इसी कंपनी पे अध्यक्ष के पद पर काम करते रहे, और इस कंपनी के अलावा भी बहुत सारी जो रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशंस थे, कंपनी थी, वहाँ पे ये वहाँ के हेड या वहाँ के फेलो बनते रहे। रॉकफेलर जो ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ के भी ये हेड रहे। तो अपने 39 ईयर के जो इनका पूरा कैरियर था उसमें इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके बारे में जैसा पहले सोचा जाता था उस धारणा को इन्होंने तोड़ा और अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में। तो इसको व्यवहारवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। व्यवहारवाद को आप इस तरीके से समझिए कि जितने भी सोशल साइंस की स्ट्रीम्स होती हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, सबको पढ़ करके फिर उसके बाद जो इंसान का नेचर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से होता है, जब हम उसको अध्ययन कर दें तो ये हो जाता है व्यवहारवाद। तो इसके बाद बर्नार्ड ने एक और बुक लिखी है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो आपको ये 2 बुक का नाम याद रखना है, पहली है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और दूसरा क्या है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन को बर्नार्ड क्या कहते हैं, सहकारी व्यवस्था, कोऑपरेटिव सिस्टम। तो देखिए सहकारी व्यवस्था आप समझते हैं कि सहकारी व्यवस्था का मतलब क्या होता है। सहकारी व्यवस्था का मतलब ये है कि एक गोल को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग आपस में मिल जाते हैं और सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सिस्टम। तो बर्नार्ड का मानना है कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन को आप एक तकनीकी व्यवस्था केवल नहीं मान सकते हैं, ये एक सहकारी व्यवस्था है। क्योंकि इनका मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाया नहीं जाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्वयं बन जाता है। बर्नार्ड का क्या मानना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया नहीं जाता बल्कि वो बन जाता है। तो कैसे बन जाता है, तो उन्होंने कहा कि देखिए 2 प्रश्नों को हमें देखना पड़ेगा कि संगठन बन क्यों रहा है और संगठन कैसे बन रहा है। तो इन्होंने कहा कि देखिए होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी बड़े कार्य को करना चाहता है और वो कार्य इतना बड़ा है कि वो अकेले जितनी उसके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के साथ नहीं कर सकता है,
उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसकी शारीरिक सीमाएं हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके लिए दिन में 50 घंटे होने लग जाएंगे, उसके पास भी दिन में 24 घंटे ही होंगे। फिर उसकी कुछ मानसिक सीमाएं भी हैं। किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए बहुत तरह की योग्यताएं चाहिए होती हैं। मैनेजमेंट देखना है, अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो मैनेजमेंट देखना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, उसका पब्लिक रिलेशन देखना है, उसका मीडिया को मैनेज करना है, उसका एडवर्टाइजमेंट को मैनेज करना, बहुत सारी बातें होती हैं। तो सभी जो एरियाज हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति हर एरिया में परफेक्ट होगा। तो उसका कोई अपना एरिया होगा जिसमें वो परफेक्ट होगा, तो बाकी जो एरियाज हैं उसमें उसकी परफेक्शन नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो उसकी मानसिक सीमा हो गई। और शारीरिक सीमा तो है ही, वो एक बार में एक जगह ही उपस्थित हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर जगह हर काम कर ले। तो जब ऐसा होता है कि ये व्यक्ति जो एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहा है, ये अपने ही जैसे सोच वाले कुछ लोगों से मिलता है। जब उन लोगों से मिलता है, उससे बातें करता है, अपने अपने लक्ष्य के बारे में बताता है, तो लोग उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो जुड़ना होता है, ये अनौपचारिक रूप से होता है, अनऑफिशियल तरीके से होता है। तो यानी कि अपने इसने किसी दोस्तों को बताया या किसी अननोन पर्सन से ही इसका डिस्कशन हुआ, और उसके बाद उन लोगों को इसका प्लान अच्छा लगा, वो लोग इसके साथ उठने बैठने लगे, वो लोग इसके प्लान को और आगे तक ले जाने के बारे में काम करने लगे। धीरे धीरे उनको लगा कि समय आ गया है कि अब हमें एक औपचारिक रूप से एक संगठन बनाना चाहिए, हमें एक कंपनी बनानी चाहिए, हमें कंपनी बनानी चाहिए, और कंपनी में अलग अलग इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, इस काम को आप करेंगे, इस काम को आप करेंगे। तो ये बर्नार्ड का मानना है कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इस तरीके से नेचुरल प्रोसेस से बनता है। तो फिर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तो बिना ये सब प्रोसेस के भी बन जाते हैं। तो फिर अगर बर्नार्ड की बात को यहाँ समझे, तो बर्नार्ड के हिसाब से ये जिस संगठन की बात कर रहे हैं, ये सही तरीके वाला संगठन है, जो कि कैसा बनता है, स्वाभाविक प्रक्रिया से बनता है। फिर उनका मानना है कि देखिए, संगठन बन सके इसके लिए 3 बातें तो होनी ही चाहिए। पहली बात, कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन के तो ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं पाएगा। आपके पास अगर कोई प्लान है और उस प्लान को अगर आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छी योजना है लेकिन डिस्कस नहीं कर रहे, तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन पाएगा। गांधी जी के पास बहुत अच्छा प्लान है कि यार हम किस तरीके से ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा सकते हैं, उनके पास बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन अगर वो किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो अलग अलग जो स्थान है भारत में, वहाँ जा जाकर अगर अपनी बातें नहीं बताते, तो कैसे उनका संगठन बन पाता, नहीं बन पाएगा। फिर दूसरा, जब वो लोगों को अपनी बातें बताएंगे, हम इसको गांधी जी के एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि जब गांधी जी या कोई भी क्रांतिकारी, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, कोई भी हो, तो जब भी कोई फ्रीडम फाइटर जिन्होंने भी काम किया, जब वो लोगों से अपना प्लान बताते हैं, तब लोगों को एहसास होता है कि यार उनका भी उद्देश्य वही है जो कि फ्रीडम फाइटर उनको बता रहे हैं। और फिर जो जनता है, जो पब्लिक है, उसको ऐसा लगेगा, या जो उनके साथ वाले जो दोस्त हैं, उनको लगेगा कि हाँ, हमें भी इसमें कुछ सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेट करने की एक डिज़ायर होगी। तो ये 3 बातें होनी चाहिए, तभी कोई और संगठन बन सकता है। एक तो संचार होना चाहिए, दूसरा कॉमन पर्पस होना चाहिए, और तीसरा सहयोग की इच्छा होनी चाहिए। तो 3 वर्ड आ गए, कम्युनिकेशन, कॉमन पर्पस एंड कोऑपरेशन। और जब हमने स्टार्ट किया था लोक प्रशासन, तो वहाँ पे जब प्रशासन को डिफाइन किया था, तो प्रशासन के डेफिनेशन में यही बातें आई थी। तो अब बर्नार्ड कहते हैं कि वही बात जो हमने अभी आपको बताई, कि जब संगठन की उत्पत्ति कुछ इस तरह से होती है कि पहले 2 व्यक्ति होंगे और वो नज़दीक आएंगे, फिर क्योंकि वो एक दूसरे की भाषा समझते हैं, एक दूसरे के काम करने के का जो तरीका है उसको समझते हैं, उनका एक साझा उद्देश्य है, और वो सहयोग के लिए प्रेरित हैं। तो इस प्रकार से तीनों दशाएं मिलेंगी तो संगठन अस्तित्व में आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बर्नार्ड हैं वो शास्त्रीय चिंतकों की उन तत्वों की अवहेलना एक तरह से कह रहे हैं जो संगठन को बनाने के लिए कारक हुआ करते थे। पहले जो क्लासिकल थिंकर्स थे, उनका क्या मानना था कि भाई आप एक अच्छा जो है बिल्डिंग बना दीजिए, अच्छा बिल्डिंग में अच्छा स्ट्रक्चर बना दीजिए, अच्छा स्ट्रक्चर न केवल फिजिकल बल्कि थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर भी अच्छा बना दीजिए, और ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो संगठन बन जाएगा। लेकिन पहली बार
संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखने का जो काम है वो किसने किया, बर्नार्ड ने किया। तो इसलिए बर्नार्ड को सामाजिक व्यवस्था उपागम का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है, स्पिरिचुअल फादर भी बोला जाता है। सोशल सिस्टम अप्रोच के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जो सोशल सिस्टम के तरीके से देखने का जो इनका जो नजरिया था, इसकी वजह से इनको इसका आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। तो अब ये तो बात हो गई कि भाई अभी हमने किस पे केवल बात की, अभी हमने केवल ये बात की कि बर्नार्ड क्या सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे उत्पन्न होता है, अभी उसमें केवल उत्पत्ति की बात की। अब बर्नार्ड का मानना है कि देखिए संगठन जो है दो प्रकार का हो सकता है, संगठन दो प्रकार का, एक होता है अनौपचारिक और एक औपचारिक। फॉलेट ने भी इसके बारे में बात की थी, इन्होंने भी बात की है। ये कहते हैं कि देखिए जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, अनौपचारिक संगठन, ये कैसा होता है, ये प्राकृतिक होता है, ये प्राकृतिक होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में जब आप कैंटीन में जाते हैं तो कैंटीन में ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जो बैचमेट हैं उनके साथ ही जाएं। हो सकता है जब आप कैंटीन जाएं तो आपका एक ये फिक्स हो कि किसी जूनियर के साथ आप जा सकते हैं, या ये हो सकता है कि आप जब कैंटीन जाएं तो अपने कोर्स वाले के साथ ना जाएं, किसी दूसरे कोर्स वाले के साथ। तो यानी कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, आपके का जो बैच है वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हुआ। और इनफॉर्मल क्या हुआ कि जब आप लंच या डिनर के लिए जाते हैं तब आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जब आप खेलने जाते हैं तो किन लोगों के साथ खेलने जाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ये क्या है, अनौपचारिक संगठन में कौन कौन लोग हैं। औपचारिक संगठन ये कैसा होता है, कृत्रिम होता है, ये इच्छा से नहीं बनाया जाता। ये जो मैनेजमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो डिसाइड करता है कि जो फॉर्मल ग्रुपिंग की जाएगी उसमें कौन कौन रहेगा। तो बर्नार्ड मानते हैं कि देखिए जो अनौपचारिक संगठन होता है, जो अनौपचारिक संगठन होता है, इसमें प्राकृतिक व्यवस्थाएं होती हैं। और ये बनता कैसे है, मनुष्यों के सामाजिक निकटता के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि जो भारतीय अपना वकालत करने के लिए फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे बाहर जाते थे, तो वो क्योंकि सामाजिक रूप से एक ही समाज से आए हुए रहते थे, इसलिए उनमें एक अनौपचारिक संगठन बन जाता था। वो अपना अपना समूह बना लिया करते थे। फिर उन समूहों में भी कुछ लोग भावनात्मक रूप से एक जैसे होते थे, नज़रिया एक जैसा होता था। जैसे सुभाष चंद्र बोस का एक नज़रिया था, गांधी जी का एक नज़रिया था, भगत सिंह का एक नज़रिया था। तो भाई भगत सिंह के जैसे सोच वाले लोग एक साथ हो जाएंगे और उनका एक अनौपचारिक संगठन बन जाएगा। और अनौपचारिक संगठन बाद में फिर क्या क्या बना देगा, औपचारिक संगठन बना देगा, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन बना देगा। और क्या हो सकता है, और सांस्कृतिक रूप से भी ऐसा हो सकता है कि निकटता हो। यानी कि हो सकता है कि साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी रहे हैं तब वहाँ पे भी जो इंडियंस थे उसमें भी सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ ऐसे भारतीय रहे होंगे जिनमें समानता रही होगी। जैसे दक्षिण भारतीय, अब दक्षिण भारतीय जो हैं उनकी संस्कृति एक प्रकार की है ना, बंगालियों की संस्कृति एक प्रकार की है, उत्तर भारतीयों की एक प्रकार की है। तो ये सब लोग जो हैं सांस्कृतिक रूप से एक जैसे होते हैं। जैसे कि आप दिल्ली में किसी भी कॉलेज में देखेंगे तो जो वहाँ के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका आपस में उठना बैठना रहता है। वो आपस में ज़्यादा कहीं खेलना पसंद करेंगे, आपस में खाना पसंद करेंगे। तो क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि उनकी एक सांस्कृतिक, उनका एक कल्चरल बैकग्राउंड है जो कि कॉमन है। इसी तरह से शैक्षणिक निकटता भी हो सकती है कि भाई आप मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी में आपको पता चलता है कि आपने ग्रेजुएशन अपना इंजीनियरिंग से किया है और वहाँ पे और भी हैं कार्यकर्ता पार्टी के जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो उससे आपकी एक स्वाभाविक निकटता हो जाएगी क्योंकि आपका क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड सेम है। इसी तरह से भाषा सेम। जैसे अगर आप मान लीजिए विदेश जाते हैं तो विदेश में हो सकता है कि कोई भारतीय ना हो, लेकिन हो सकता है वो बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, या हो सकता है कि नेपाल का हो, लेकिन उनकी क्योंकि भाषा समान है तो उससे भी आपको एक निकटता महसूस हो जाएगी। तो बर्नार्ड का मानना है कि भाई इतने सारे जो हैं कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई अनौपचारिक संगठन एक प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में बनता है। अब इनका मानना है बर्नार्ड का कि देखिए जो अनौपचारिक संगठन होते हैं उनके कार्यक्रमों को नियमों इत्यादि में नहीं बांधा जा सकता। अब जैसे आप मान लीजिए विदेश में ही हैं और आपका दोस्त है वो साउथ इंडियन है,
तो आपको कब किस दिन लंच पे जाना, डिनर पे जाना, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, कोई फिक्स किसी भी स्तर से जन्म ले सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो आपका बिल्कुल एज ग्रुप वाला ही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे काफ़ी छोटा हो, या हो सकता है कि वो कार्य के हिसाब से, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उस जॉब के हिसाब से आप दोनों का जो लेवल है वो काफ़ी मतलब अनमैचिंग हो, लेकिन फिर भी आपका साथ का उठना बैठना हो सकता है। तो वर्नार्ड कहते हैं कि यार जो औपचारिक संगठन होता है ना, उसका तो कार्य पद्धति फिक्स होती है, उसकी कार्य पद्धति फिक्स होती है। आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ये तय है कि जब कॉलेज की ट्रिप जाएगी तो आप अपने बैच वाले के साथ ही जा सकते हैं, आपके जो बैचमेट होंगे वही जाएंगे। तो उनकी क्या है, एक सुव्यवस्थित कार्य पद्धति होगी। तो इस तरह से कुछ नियम हैं जो इनके सदस्यों पर लागू होंगे, किसमें, औपचारिक संगठन में। तो इन सब डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि इसीलिए जो बर्नार्ड हैं वो औपचारिक संगठन को क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं, क्योंकि इनका जो समय, स्थान और प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, नियत होती है, फिक्स रहता है। कहाँ क्लास लगेगी, ठीक, कब लगेगी, है ना, क्या आज कराया जाएगा, जो प्रैक्टिकल कराया जाएगा या जो टॉपिक कराया जाएगा वो सबको कराया जाएगा, ये सब कुछ फिक्स रहता है। लेकिन बर्नार्ड का मानना है कि देखिए ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑफिशियल ग्रुप ही हो, औपचारिक ग्रुप ही हो, ऐसा नहीं हो। इनका मानना है कि दोनों साथ साथ रहते हैं। जो अनौपचारिक ग्रुप है, ये जैसे मानिए अनौपचारिक ग्रुप है, तो ये अनौपचारिक ग्रुप काफी टाइम तक साथ साथ रहेगा, फिर बाद में ये एक औपचारिक ग्रुप बन जाएगा। और जो एक औपचारिक ग्रुप है, पहले से ऑफिशियल ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अनौपचारिक ग्रुप बन ही जाएंगे। ये स्वाभाविक है। आप कहीं भी जॉब करते हैं तो आप कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके साथ चाय पीना आप पसंद करेंगे, और आप जब उसके साथ काफ़ी घुल मिल जाएंगे तो हमेशा आप जब भी चाय पीना पसंद करेंगे, खाना खाना पसंद करेंगे, तो आप उसके साथ ही चाय पीना या खाना पीना करना साथ में पसंद करेंगे। तो और आप एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिशियल ग्रुप है उसका तो भाग है ही। तो इसलिए बर्नार्ड का मानना है कि देखिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया, बर्नार्ड कहते हैं कि देखिए जो अनौपचारिक संगठन होता है, अनौपचारिक संगठन से औपचारिक संगठन बनता है, फिर औपचारिक से ऑफिशियल से फिर बाद में अनऑफिशियल बन जाता है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं, भारतीय हैं, जिनको लगता है कि भाई अंग्रेजों को भारत से भगाना है, तो वो साथ में अपना प्लानिंग कर रहे हैं, साथ में अपना इधर उधर जा रहे हैं। इस प्रकार से 150 लोग हो जाएंगे। तब इन्होंने घोषणा कर दी कि भाई अब हम लोग ने कांग्रेस नाम से एक संगठन बनाना है। तो ये अब औपचारिक हो गया। पहले ऐसे ही अलग अलग थे, अब कांग्रेस नाम से बन गया। तो पहले 5 लोग, फिर 10 लोग, फिर 50 लोग, फिर 100 लोग। अब 100 लोग का जब ये संगठन औपचारिक संगठन बन जाएगा, इसके नियम कायदे कानून बन जाएंगे, तब इसी संगठन में कुछ लोग होंगे जिनका एक अलग अपना मानना होगा। ये मान लीजिए कि एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो लिबरल हो जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएंगे जो थोड़ा सा रेडिकल ज़्यादा होंगे, वो क्रांतिकारी बम धमाके करके काम करना ज़्यादा चाहेंगे। तो कहने का मतलब है कि पहले अनौपचारिक, उसके बाद औपचारिक, फिर उसके बाद अनौपचारिक। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती। अब बर्नार्ड का मानना है कि देखिए ऐसा क्यों होता है कि जो अनौपचारिक समूह होता है, कि भाई 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त ने मिलकर के डिसाइड किया चलो कंपनी बनाते हैं, ठीक है, कंपनी बना ली उन्होंने। फिर कंपनी बनाने के बाद उस कंपनी के अंदर भी 3 हैं जो ज़्यादा साथ में रहते हैं, बाकी 4 हैं जो और साथ में ऐसे रहते हैं, 3 और हैं जो साथ में रहते हैं। तो ये 3 तरह के गुट बन गए। तो और ये वाला जो गुट बना है ये कैसा है, ये अनौपचारिक वाला है। तो बर्नार्ड का मानना है कि ऐसा क्यों होता है कि जो औपचारिक संगठन होता है उसमें अनौपचारिक समूह क्यों बन जाता है। उनका मानना है देखिए होता ये है कि जो औपचारिक संगठन होता है, क्योंकि नियम कायदे कानून बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसमें तनाव हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, वो चंचल होता है, वो ज़्यादा नियम कायदे कानून में वो बनना नहीं चाहता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा। तो अब तनाव पैदा हो गया, तो फिर जब तनाव पैदा हो गया, अगर ये निश्चित हो गया है कि भाई ये एक सुपीरियर है और उसके ये 5 सबॉर्डिनेट हैं, 5 सबॉर्डिनेट में से किसी सबॉर्डिनेट को अपना ये सुपीरियर ठीक नहीं लगता है, उसके साथ बैठ बैठ कर दिन भर ये बोर हो जाता है। तो फिर ये सोचेगा जब मैं चाय पीने जाऊँ तो जो भले ही सिक्योरिटी गार्ड है
उसके साथ ही अगर उसको अच्छा लग रहा है, उन दोनों की कुछ ना कुछ, चाहे भाषा की वजह से, चाहे सांस्कृतिक कोई पहलू होगा, या हो सकता है सामाजिक स्थिति की वजह से, कुछ भी हो, या हो सकता है कि दोनों की जाति एक हो तो उस वजह से समाज एक सामाजिक एकता का अनुभव करते हो, कुछ भी हो, वो जब चाय पीने जाएंगे तो वो साथ में जाएंगे। तो उससे क्या होगा, इससे जो तनाव था उसको थोड़ा सा क्या हो गया, रिलीफ मिल गया। तो इस प्रकार से जो उसका नेचुरल जो पर्सनालिटी है वो उसमें वापस आने में सहायक होता है। तो ये कारण है कि किसी औपचारिक संगठन में एक अनौपचारिक समूह बन जाता है। जैसे कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे क्लब बने होते हैं, उन क्लब में वो लोग जाते हैं और हर तरह के जो पूरा हायरार्की है सारी वहाँ पे रहती है। तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत उच्च जो हाई लेवल का ऑफिशियल है, हो सकता है कि वो नीचे किसी सामान्य जो संगठन का कार्यकर्ता है उसके साथ भी उसकी अच्छी मतलब मेल जोल बन जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई इस तरह से फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है। फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है तो वो दिल की बातें अपने खुल की बोल सकते हैं, खेल खेल में, या साथ साथ खाने के दौरान, या साथ साथ घूमने के दौरान वो आपस में बातें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो उनका नेचुरल जो टेंडेंसी है वो उसमें वापस आ जाते हैं। फिर बर्नार्ड मानते हैं कि देखिए कई बार क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे डिसीजन किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेने पड़ते हैं जिसको कि फॉर्मल ऑफिशियल तरीके से सर्कुलेट नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं संगठन में जिसको कि वो चाहे कि सभी लोग जान भी जाएं, और इसको औपचारिक जैसे नोटिस बोर्ड में बातें लगा के, या ग्रुप में ऑफिशियल ग्रुप जो होगा उसमें मैसेज डाल करके सबको सर्कुलेट कर ले, वैसा नहीं करना चाहते। तो वैसा नहीं करना चाहते तो फिर क्या किया जाएगा, इसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, जो इसका हेड होगा, वो क्या देखेगा कि कौन से ऐसे अनौपचारिक ग्रुप हैं। उसको पता है कि यार एक ग्रुप है, ये बिहार वालों का है, ये आपस में गुट बनाए हुए हैं। तो वहाँ के किसी व्यक्ति से बोल देगा, सुनो सुनो ये बात है ना, सबको बता देना। उसको पता चला कि साउथ इंडियन है, उन्होंने अपना एक बना लिया है ग्रुप। उसको पता चला कि भाई कुछ राजस्थान वाले हैं, इन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है और उसका एक ये मुखिया ये है। तो जो मुख्य अधिकारी होगा, जो हेड होगा, उसको पता होगा कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने ग्रुप हैं और उस ग्रुप का मुखिया कौन है। उस मुखिया को जाके बात बता दो और कह दो कि भाई तुम अपने ग्रुप में सबको बता देना। तो इस तरीके से भी एक कम्युनिकेशन हो जाता है, किससे, अनौपचारिक समूह के माध्यम से। और ये आसानी से, ये बहुत कम्युनिकेशन बहुत आसानी से फैलाया जा सकता है। तो अनौपचारिक जो समूह होते हैं, अपने जो सदस्य होते हैं उनको एक सामाजिक सुरक्षा की भी निकटता का एहसास करा देते हैं। यदि आप मान लीजिए कहीं विदेश में, सिंगापुर में मान लीजिए, अब सिंगापुर में है तो अगर आपको कोई हिंदी भाषी उत्तर भारतीय मिल जाए तो आपको, वो भले ही आपको कुछ कहे नहीं कि मैं आपको एक ये लेटर लिख करके दे रहा हूं कि मैं आपके बिल्कुल सुरक्षा में तत्पर रहूंगा, लेकिन फिर भी आप उससे मिलेंगे जुलेंगे, आपको एक सामाजिक सुरक्षा का एहसास होगा। अगर आपको बस पता चल जाए तो आप बिना उससे मिले नहीं रह पाएंगे, आप चाहेंगे कि उससे मेल जोल आपका बन जाए। तो हर जगह विदेशों में ये देखा जाता है कि हर जगह जितने भारतीय होते हैं उनकी आपस की यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। भारत में भले ही उनकी यूनिटी अच्छी ना हो, भारत में भले ही वो लोग अगर एक ही कॉलोनी में रहते तो बहुत अच्छा उनका व्यवहार नहीं रहता, लेकिन विदेश में क्योंकि वहाँ पे बाकी लोग उनके कल्चर से बिल्कुल हट के हैं, तो वहाँ पे अगर अपने कल्चर वाला कोई मिल जाता है तो उसके साथ निकटता बहुत जल्दी से हो जाती है, सामाजिक सुरक्षा की वजह से। आत्मीयता की भावना जो है वो बड़ी गहरी रहती है अनौपचारिक समूहों में, और उनकी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, व्यक्तिगत समस्याएं व्यक्ति की होती हैं जो कि अपने बॉस से वो डिस्कस नहीं कर सकता है। अब बॉस से डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है वहाँ के वॉचमैन से वो डिस्कशन कर ले, हो सकता है ऑफिस बॉय के साथ वो डिस्कस कर ले, ऐसा भी हो सकता है। जो वहाँ के प्यून है उससे भी हो सकता है उसको डिस्कशन हो जाए और उससे उसको समाधान मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से बर्नार्ड कहना है कि देखिए जो अनौपचारिक संगठन होते हैं, अनौपचारिक समूह होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये बर्नार्ड की बात है। अब बर्नार्ड एक बहुत अनोखी बात बताने वाले हैं, किसके बारे में, अथॉरिटी के बारे में। बहुत अनोखी बात, बहुत अलग बात, किसी ने भी इसके बारे में कभी गौर नहीं किया। बर्नार्ड कहते हैं कि देखिए मैं अथॉरिटी को बिल्कुल जो है तो व्यवहारिक, उसकी व्यवहारवादी व्याख्या दूंगा। इनका मानना है कि आप लोगों को लगता है कि अथॉरिटी, प्राधिकार का मतलब होता है ऊपर टॉप लेवल से कुछ आदेश आया और वो आदेश सबको सुना दिया गया, ये प्राधिकार।
इनका मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं अथॉरिटी को टॉप टू बॉटम नहीं मानता हूं। मैं नहीं मानता कि आदेश ऊपर से आए और नीचे वालों को पालन करना ही पड़े, क्योंकि अगर वो नहीं पालन करेंगे तो ये उनके लिए क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो इनका दृष्टिकोण क्या है, इनका मानना है कि मैं मानता हूं, बर्नार्ड कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि यार जो अथॉरिटी होती है ना वो नीचे से ऊपर की ओर होती है। लोगों ने कहा ये क्या मतलब है भाई? उन्होंने कहा कि देखिए इसका मतलब ये है कि जो निचला अधिकारी है, जो निचला अधिकारी है, यदि वो आपके आदेश की स्वीकृति नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो कह दे हाँ हाँ कर देगा, मना तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ऐसा किया तो ये कानूनी रूप से गलत हो जाएगा। तो वो आपकी आदेश की अवहेलना नहीं करेगा, लेकिन उसकी मानसिक स्वीकृति यदि नहीं होगी तो सीधी सी बात है फिर प्रोडक्शन नहीं होगा अच्छा। जैसा कि हमने इसके पहले जो थिंकर्स पढ़े तो वहाँ जब हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने यही देखा कि किसी फैक्ट्री में अगर कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यार अब ये कुछ भी कहता रहे, हम इसकी बात नहीं मानेंगे, हम प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करेंगे, तो फिर जब ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज ही पूरा नहीं हुआ तो फिर अथॉरिटी का मतलब क्या रह गया? भाई अथॉरिटी का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने जो बात बोली वो उसको करने के लिए लोग दिलो जान से जुट जाएं, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर संगठन किस मतलब का? संगठन का मतलब ही कोई नहीं रह गया। तो बर्नार्ड कहते हैं कि देखिए केवल आदेश देने बस से आपकी अथॉरिटी जो है सिद्ध नहीं होती है, उसका शब्दशः अनुपालन होना चाहिए। अथॉरिटी जैसे मान लीजिए हम बात करें सुभाष चंद्र बोस कि सुभाष चंद्र बोस ने एक आवाज़ दी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो भाई अब उस उनकी बात को शब्दशः मानने वाले लोग जब होंगे तभी तो हम मानेंगे ना कि प्राधिकार यहाँ पे पूरी तरह से पालन किया गया। तो इसीलिए कह रहे हैं बर्नार्ड कि देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो अधिकार होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होता, अधिकार ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होता बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ होता है, अधीनस्थ से उच्चस्थ की ओर होता है। ये बर्नार्ड का अपना नजरिया है, ये बर्नार्ड का अपना नजरिया है। तो मानते हैं कि देखिए इसको एक्सेप्टेंस अगर नहीं होगा तो अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं है। तो ये प्राधिकार के स्वीकरण का इसको एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी इसको बताते हैं। जब इन्होंने ये वाली बात बोली तो उस समय पर जो लोग ऑर्गेनाइजेशन थे, कंपनी थी, बेचारे बिल्कुल सशंकित हो गए कि अच्छा भाई ऐसा भी होता है कि हमारे आदेशों को पालन नहीं किया जा रहा, मतलब है ना। उनको तो लगता था कि नहीं नहीं बिल्कुल, अगर हमको हमारे जॉब के प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि आप ये बात बोलोगे ये लोग आपकी बात मानेंगे, तो हम तो यही मानते हैं कि लोग आपकी बात मान रहे हैं। मैं कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। देखिए ऐसा है, इतनी बातें होनी चाहिए। बर्नार्ड समझा रहे हैं, देखो आपका जो जूनियर है, जो आपका सबऑर्डिनेट है, वो आपकी बात मानेगा, कुछ कंडीशंस होनी। क्या? उसको यदि लगता है कि जो आप कह रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन के हित में है, ठीक, यानी कि आपने जो ऑर्डर दिया है अगर आपके अधीनस्थ को, है ना, आपके सबऑर्डिनेट को लगता है कि ये हित में नहीं है तो वो हो सकता है आपकी बात ना माने। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी ऑफिसर ने ने ऑर्डर दे दिया कि भाई देखो ऐसा है कि लॉकडाउन में जो भी घर से बाहर निकले सीधे उस पर आप जो है फायर कर दो, ठीक है, शूट एट द साइड। अब मान लीजिए ये कह दिया, ऐसा बोल दिया, ठीक है, कह दिया मान लीजिए, तो भाई जो सब ऑर्डिनेट है उसको लगता है कि अरे अरे ये तो जो हमारा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तो हित में ये वाली बात नहीं बोली जा रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पालन नहीं करेगा, ठीक है। फिर ये भी हो सकता है कि चलो ऐसा ऑर्डर दिया गया कि चलो वो ऑर्गेनाइजेशन के हित में है, लेकिन मान लीजिए उसी के हित में ना हो। मान लीजिए कि किसी निचले कर्मचारी को कहा गया कि तुम ऐसा है कि वो कोविड पेशेंट की बॉडी है उसको ले करके यहाँ से वहाँ चले जाओ। अब वो सोच रहा है कि भाई ठीक है ना, ठीक है, ये बात जरूर है कि शहर के लिए, शहर के हित में, शहर की व्यवस्था जो है, संगठन जो है उसके हित में तो ये निर्णय है, पहली वाली बात तो लागू हो गई, लेकिन दूसरी बात लागू नहीं हो रही है, उसके खुद के हित में नहीं है। वो कहेगा यार भाई पहले मेरे को पीपीई किट दे दो, है ना, पहले मेरी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आप ले लो, उसके बाद ना मैं पालन करूंगा। तो ऐसा हो सकता है कि पहले लेवल पे कोई बात निकल जाए लेकिन दूसरे लेवल पे फेल हो जाए। अब फिर ऐसा भी हो सकता है कि चलो मान लो ये भी हो गया, है ना, मान लीजिए उसके हित की बात है, उसको पूरा पीपीई किट वगैरह सब कुछ दे दिया गया, बोला अब करो, लेकिन भाई अब उसके घर में कुछ समस्या चल रही है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ही खराब है ना। तो
कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी खुद की ही कंडीशन अच्छी नहीं है तो भी वो पूरी तरह से काम जो आदेश है वो पालन नहीं कर पाएगा। तो बर्नार्ड कहते हैं कि देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपके अथॉरिटी है, अथॉरिटी आपको आपकी अथॉरिटी 100% है कि नहीं है, इसके लिए 3 बातें चेक कर लीजिए। क्या जो ऊपर से आदेश आया है, जो ऑर्डर आया है, वो क्या ऑर्गेनाइजेशन के फेवर के जो इंटरेस्ट है उसको ही फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर जो सबऑर्डिनेट है उसके जो उसके हित में है कि नहीं, उसके बेनिफिट उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर वो कैपेबल भी है कि नहीं है। इतनी बातें होनी चाहिए।